सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो अब हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 6 पे क्लास 12th के, जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पिछले चैप्टर में हमने डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना पूरा सीखा था। अब हम लोग उसकी कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे कि वो डेरिवेटिव वो डिफरेंशिएशन हमारा कहाँ कहाँ यूज आएगा। वो लगभग हमारे 4 टाइप्स में यूज आता है, इन्हीं 4 चीजों में यूज आता है। एप्लीकेशन ये सिर्फ 4 ही है। पहला है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज में हम डी बाई डी टी वगैरह कुछ करेंगे, जैसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज वहां पे भी यूज होता है। दूसरा हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, मतलब कितने से कितने के बीच में इंक्रीजिंग है एंड कितने से कितने के बीच में डिक्रीजिंग है, वो सब समझेंगे। तीसरा आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये सब भी यूज आएगा, मैं आगे बताते जाऊंगा अच्छी तरीके से। एंड चौथा आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये लगभग 4 ही एप्लीकेशन आती है हमारी पेपर में, एंड यही 4 हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे विद क्वेश्चन एंड विद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। हम लोग सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी कितनी स्पीड से चेंज कर रही है, कितनी स्पीड से बढ़ रही है या कितनी स्पीड से कम हो रही है। जैसे याद होगा आपको, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx बाय dt। dx उसमें क्या होता है? डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कितनी स्पीड से बढ़ रही है, एंड डिवाइड बाय टाइम होता है, और वही होता है हमारा क्या? वेलोसिटी। और वही चीज हमारे रेट ऑफ चेंज में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन गिवन है, फंक्शन की बात में अगर फंक्शन की फॉर्म में बात करें तो फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये फंक्शन गिवन है हमारे पास। अब इस फंक्शन का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज का मतलब सिंपल हमें क्या कर देना है? उस फंक्शन का डी बाई डी एक्स कर देना है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स मतलब कह सकते हैं एफ डैश एक्स। यहां तक क्लियर है? अब एक केस आता है हमारे पास कि फंक्शन का रेट ऑफ चेंज तो पूछा ही पूछा, लेकिन एक पॉइंट पे पूछ लिया। जैसे हमारे से पूछ लिया कि डी वाई बाई डी एक्स बताओ एट एक्स इक्वल्स टू एट एक्स नोट। अब ये एक्स नोट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पूछ लिया कि उसका रेट ऑफ चेंज बताओ। तो क्या होगा? एफ डैश एक्स तो निकालेंगे, लेकिन जहां जहां एक्स होगा वहां वहां एक्स की जगह एक्स नोट पुट कर देंगे, मतलब एफ डैश एक्स नोट हो जाएगा। ये हो गया हमारा केस 1। यहां तक क्लियर है? अब एक केस 2 भी आता है। उस केस में क्या हम लोग देखेंगे कि ये डायरेक्टली ना गिवन होके एक तीसरे फंक्शन की फॉर्म में गिवन होगा। जैसे हमारे पास गिवन होगा x इक्वल्स टू एफ टी एंड y इक्वल्स टू एफ टी। अब ये x का फंक्शन t की फॉर्म में गिवन है एंड y का फंक्शन भी t की फॉर्म में गिवन है। हमें निकालना है इसका रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए, अब क्योंकि ये फंक्शन t में है, तो पहले डी वाई बाई डी टी यहां से निकालेंगे एंड यहां से निकालेंगे डी एक्स बाय डी टी। उसके बाद इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, मतलब डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डी एक्स बाय डी टी। सिंपल डी टी कटेगा, आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज, अगर एक्स और वाई किसी तीसरे फंक्शन की फॉर्म में गिवन है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ 2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आ चुके हम लोग क्वेश्चंस के पार्ट पे। हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस, उसी से हमारे कंसेप्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब पीछे हमने पढ़ा था कि हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है अगर, तो क्या करना होता है? डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन कैसे आएंगे? कुछ इस तरीके से आएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ वायर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या निकालना है हमें? रेट ऑफ चेंज निकालना है वायर का और रेडियस के साथ। मतलब एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस मान लेते हैं r है, एंड हमारे पास क्या है? रेट ऑफ चेंज निकालना है वायर का एरिया का। यहाँ पे क्या लिखा है? एरिया का, मतलब डी ए बाय विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है? रेडियस लिखा है, डी ए बाय डी आर। ये चीज हमें निकालनी है। हमें गिवन क्या है? गिवन तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये गिवन है कि रेडियस कब निकालना है? जब 4 सेंटीमीटर हो। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अभी तो सबको पता रहता है। हम क्या करेंगे? एरिया को क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएट, मतलब डी ए बाय डी आर कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, जिससे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो डी ए बाय डी आर पहले करेंगे, पाई को बाहर निकाल लेंगे, फिर करेंगे डिफ्रेंशिएट किसका? आर स्क्वायर का, अंदर रख देंगे आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है 2r, मतलब पाई इंटू 2r, मतलब कितना आ गया? 2 पाई आर। सिंपल ही आ गया हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब क्या करना है हमें?
डिफरेंशिएट करने के बाद हमारी वैल्यू तो आ गई, लेकिन पूछा है जब रेडियस कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो, मतलब डी ए बाय डी आर करेंगे व्हेन आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू आर को रख देंगे 4, आ जाएगा कितना 8 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 करके सॉल्व भी कर सकते हैं, 8 इंटू 3.14, तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 25 कुछ आएगा, जो भी आएगा आंसर उसको आप लोग आंसर की फॉर्म में लिख देना, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं 8 पाई। लेकिन 8 पाई की यूनिट क्या होगी, ये भी मेन बात आती है। अब क्योंकि रेडियस है सेंटीमीटर में, तो 8 पाई की यूनिट होगी सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है लेकिन पर सेकंड भी है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये एरिया का किया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये होगी यूनिट इसकी। वरना आप लोग 8 से 8 पाई तक भी आंसर छोड़ सकते हैं यूनिट के साथ। अभी हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आसान था। दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, उसमें क्या चीज गिवन है। हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, इज इंक्रीजिंग, निकालना नहीं है, गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब गिवन से शुरू करते हैं हम लोग कि गिवन क्या है, डी वी बाय डी एट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब एट डी वी बाय डी आर, कितना हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये तो गिवन हो गया। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब डी एस बाय डी आर। अब यहाँ पे आर लिखना है या क्या लिखना है, हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या टी, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो विद टाइम ही इंक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे भी डी एस बाय डी टी करना है। ये हमें क्या करना है, निकालना है व्हेन, कब निकालना है, जब एज मतलब आर, या हम लोग मान लेते हैं एज एल है, तो एल कितनी हो 12 सेंटीमीटर हो, हमें तब निकालना है कि डी एस बाई डी टी क्या होगा। अब यहाँ पे गिवन और जो हमें निकालना है वो तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, अब क्यूब है यहाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, जहां पे हम ए की जगह एल लेते हैं, लेंथ को हम एल मानते हैं, तो वॉल्यूम हो गया एल क्यूब। हम क्या करेंगे, डी वी बाय डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, एल के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं किया, क्योंकि डी वी बाई डी टी ही हमें गिवन था, तो डी वी बाई डी टी ही हम करेंगे। कितना आएगा 3L स्क्वायर इंटू में DL बच गया, तो DL बाय डी टी। यहां तक क्लियर है आप लोग को। अब dv बाई डी टी तो हमें गिवन है, कितना है 8 है, तो 8 इक्वल्स टू 3L स्क्वायर इंटू DL बाय डी टी। यहां से निकाल लेंगे वैल्यू DL बाय डी टी की, कितना आ जाएगा हमारे पास DL बाय डी टी, 8 डिवाइड बाय 3L स्क्वायर। अब ये DL बाय डी टी से तो हमारा आंसर आया नहीं, लेकिन हमने इसको निकाला क्यों, ये भी तो क्वेश्चन है। हमने इसलिए निकाला क्योंकि ये आगे काम आएगा। आगे कहाँ आएगा, ये सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारे पास 6L स्क्वायर। अब ये फॉर्मूलेज आप लोग को जरूर याद करने होंगे जब भी आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, वरना तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सरफेस एरिया क्या होता है 6L स्क्वायर। अब करेंगे सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे भी टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 6 इंटू बच गया क्या एल स्क्वायर डी टी इंटू में एल स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा 6 इंटू 2L इंटू में DL बाय डी टी। अब इसी DL बाय डी टी को निकालने के लिए हमने इसको DL बाय डी टी को सोल्व किया था, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 2L इंटू में 8 अपॉन 3L स्क्वायर। अब ये सब काट पीट करेंगे, यहाँ पे 3 2 तो 2 2 4 8 चौक 32, 32 इंटू में एक L से एक L कटेगा तो 32 डिवाइड बाय L, ये आएगा हमारे पास ds बाय डी टी। अब क्वेश्चन हमारे पास यहां तक भी आंसर नहीं आया है। आंसर कब आएगा, जब L को रख देंगे 12 सेंटीमीटर, तो ds बाय डी टी एट L इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, कितना आएगा 32 बाय 12। यहां से आंसर निकाल सकते हैं आप लोग, जो आंसर आएगा वो हमारे पास सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करना इस वीडियो को बोरिंग बना सकता है। तो आ चुके हम लोग दूसरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, कौन सा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जितना नाम से ये आसान लग रहा है उतना आसान तो है नहीं। अब इसमें 2 नाम है, लेकिन यही 2 नाम 5 नाम में डिवाइड हो जाएंगे। कैसे हम लोग देखते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास 5 टाइप ऑफ फंक्शंस बनते हैं। अब ये 2 फंक्शन है, 2 से 5 कैसे हो गए ये देखते हैं। पहला बनेगा हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा बनेगा इंक्रीजिंग फंक्शन सिर्फ। फिर हमारे पास तीसरा बनेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और फिर चौथा बनेगा हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड देन लास्ट बनेगा जो कि नाइदर डिक्रीजिंग एंड नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। हमारे ये दो फंक्शन बन गए 5 फंक्शंस। अब अच्छी तरीके से देखते हैं इन पांचों फंक्शंस को। पहला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली जहां पे नाम आ गया वहां पे वो 100% काम होना चाहिए, मतलब इंक्रीजिंग है तो मतलब स्ट्रिक्टली मतलब कंफर्म 100% ऑफ फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में बताऊं तो कुछ फंक्शन हमारे पास जैसे ये हो गया। अब ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, आपको साफ साफ दिख रहा है। ये फंक्शन कौन सा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जहां पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही कर रहा है। अगला इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। इंक्रीजिंग फंक्शन में कैसे फंक्शंस आते हैं? ग्राफ जैसे मैं बताऊं कि कुछ इस तरीके से, मतलब अगर आप ग्राफ को दूर से देखोगे तो ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे तो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। तो इस टाइप के फंक्शंस कैसे होते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं कि मतलब है तो इंक्रीजिंग है, लेकिन ये कंफर्म मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कहीं इंक्रीज कर रहा है कहीं डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं इसको डिक्रीज ना करते हुए कुछ इस तरीके से बनाऊं तो कुछ सही बनेगा कि डिक्रीज नहीं कर रहा, कभी कांस्टेंट है और कभी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिक्रीज नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी यही कंडीशन है। अगला आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब 100% डिक्रीज ही होना चाहिए। जैसे मैं फंक्शन कर दूं कुछ इस तरीके से, ये क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगला डिक्रीजिंग भी कुछ इस तरीके से हो सकता है, जैसे ये बन गया हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया। तो है तो ये डिक्रीजिंग, लेकिन ये स्ट्रिक्टली नहीं है, क्योंकि ये कहीं बराबर है, कहीं डिक्रीज कर रहा है, कहीं इसका हम लोग एक और तरीके से कह सकते हैं कि ये इंक्रीज ना करे बस, तभी वो डिक्रीज होगा। अगला आता है हमारे पास नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। ये फंक्शन होते हैं कुछ कांस्टेंट फंक्शन, जैसे ये हो गया। अब ये इंक्रीज भी नहीं हो रहा, डिक्रीज भी नहीं हो रहा, ये होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब इसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स आती है एफ की फॉर्म में। पहला है हमारे पास इंक्रीजिंग, पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमारे पास अगर x1 है वो लेस देन है x2 के। x1 x2 क्या है? x1 x2 हमने ग्राफ से लिया है। जैसे ये ग्राफ हो गया इस तरीके से कुछ, ये सब वैल्यूज हो गई x1, ये हो गई x2, एंड ये वैल्यू हो गई fx1 x2, एंड ये वैल्यू हो गई fx1। यहां तक क्लियर है? अब अगर x1 x2 से छोटा है और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो fx1 भी fx2 से छोटा होना चाहिए। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, अगर x1 छोटा है x2 से तो fx1 भी छोटा है fx2 से। अगला आता है कौन सा? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग में ये केस नहीं लगता। इंक्रीजिंग में क्या होता है? अगर x1 छोटा है x2 के, इक्वल भी लग जाता है यहाँ पे, तो fx1 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए fx2 के। यहां तक क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी तो कंसेप्ट आ गया। अब यहाँ पे तो दोनों इक्वल ही है ना, इसलिए यहाँ पे इक्वल का कंसेप्ट आ जाता है। अगला है कौन सा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है? अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन होना चाहिए fx2 के। यहां तक क्लियर है? अगला आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग भी इजी है। किस तरीके से? अगर x1 ग्रेटर इक्वल टू x2 है तो fx1 ग्रेटर इक्वल टू fx2 होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब अगर यहां पे बात करें तो यहां पे x1 x2 इक्वल है, एंड fx2 भी कांस्टेंट है, इक्वल नहीं कर सकते, कांस्टेंट। अब यहां से ग्राफ से तो दिख ही रहा है, यहां पे हो गया हमारे पास x1, ये हो गया x2, एंड ये हो गया fx1 या fx2। मतलब fx1 fx2 दोनों एक ही है, एंड x1 लेस देन x2 या x2 लेस देन x1 है। लेकिन इसका कोई x1 x2 के ग्राफ में कुछ अच्छी तरीके से बताया नहीं गया, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। आपके लिए सिर्फ ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब यहाँ तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि स्ट्रिक्टली क्या होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है, एंड डिक्रीजिंग वगैरह क्या होता है। अब आते हैं हम लोग कि इसको अगर हम डेरिवेटिव के तरीके से सोल्व करें तो कैसे सोल्व होंगे।
यहीं पे हम लोग देख लें अगर ये भी चीज, तो अगर हम डेरिवेटिव के तरीके से सॉल्व करें और हम निकालें एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स वन होना चाहिए लेस देन 0। तब क्या होगा, तब हमारे पास होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एफ डैश एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो तो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। एंड अगर एफ डैश एक्स हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कहां से आया, ये आया हमारे पास स्लोप से। ये हमारे पास अगर स्लोप निकाल लें इसका, इस लाइन का स्लोप निकाल लें, तो इस स्लोप से हमारे पास आया कि अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो हमारे पास वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर 0 है तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो ये चीज और वो चीज x1 x2 वाली, यही दोनों हमारी क्वेश्चंस में आएगी काम। हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, आप लोग ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। तो अब बढ़ते हैं हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस पे। इसमें हमारे पास टोटल 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो हमारे पास कि उसमें पूछेगा कि ये फंक्शन है और ये बताओ कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसमें आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, जो मैंने इस साइड लिखा था कि अगर x1 x2 से छोटा है तो f x1 x2 से छोटा होना ही चाहिए, उसी तरीके से बाकी सब भी। और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है कि हमसे वो इंटरवल पूछ लेगा कि इंटरवल बताओ कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। उस टाइम आपको डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट यूज करना है, जो कि मैंने यहां पे बताया था। तो यहां तक क्लियर है। हम लोग इसमें दोनों क्वेश्चन यूज कर रखे हैं। पहले हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, दूसरा हमें इंटरवल बताना है। तो पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग अगर देखें तो एफ एक्स दे रखा है क्या हमें, e की पावर 2x। हमें क्या बताया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हमने क्या पढ़ा था कि अगर x1 x2 से छोटा है तो एफ x1 भी एफ x2 से छोटा होना चाहिए। यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। यहाँ पे अगर ये प्रूव होगी तो मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फंक्शन ऑन आर। हमें इसके पहले क्या करना पड़ेगा, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर। अब ये 2 नंबर तो पहले लेट करने पड़ेंगे, वो दोनों हमने लेट कर लिए। और हमने ये भी मान लिया कि x1 x2 से छोटा है, ये भी हमने मान लिया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें या इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। अब मल्टीप्लाई क्यों किया ये आपको आगे समझ में आएगा। ये हो गया 2x1 लेस देन 2x2। अब क्या करेंगे, इसको e की पावर में लिख देंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट बोथ साइड्स, या क्या कह सकते हैं टेक एक्सपोनेंट बोथ साइड्स। अब एक्सपोनेंट लेने के बाद क्या आ जाएगा, e की पावर 2x1 एंड लेस देन e की पावर 2x2। दोनों का बेस हो गया सेम। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि e की पावर 2x1 ये क्या चीज है, ये हमारा x है, fx है, लेकिन यहाँ x1 है तो ये हो गया fx1 हो गया। अब क्या ये लेस देन है fx2 के, क्या है या नहीं है। अब अगर पावर छोटी है तो मतलब वो नंबर भी छोटा आएगा, अगर पावर बड़ी है तो नंबर भी बड़ा आएगा। चाहे आप ऐसे ले लो, e की पावर 1 होगा e एंड e की पावर 2 होगा e स्क्वायर। मतलब अगर e की पावर 1 है तो वो नंबर छोटा आ रहा है, अगर e की पावर स्क्वायर है तो e की पावर 2 आ रहा है, मतलब वो नंबर बड़ा आ रहा है। अगर पावर छोटी तो वो नंबर छोटा, अगर पावर बड़ी तो नंबर बड़ा। यहीं से प्रूव होगा कि fx1 लेस देन fx2 है, मतलब fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। यहीं से बात प्रूव हो गई। अगले आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जहां पे हमें इंटरवल निकालना है fx का। जैसे मैंने बताया, इसको अगर इंटरवल निकालना है हमें, तो इंटरवल निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे एफ डैश एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, ये हम लोग fx लिख दें इधर, कितना आ रहा है। अब ये पावर में है तो पहले इसको सोल्व करते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कितना आ गया, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस में 4x क्यूब। हमारे पास कुछ इस टाइप का बन रहा है। हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स कितना आएगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। x की पावर 4 का क्या होता है 4x क्यूब, एंड 4 की तरह सेम रहेगा, आएगा किसका, करना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट, जो कि होगा 2x, मतलब कितना 8x, माइनस में
4 इसमें अगेन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, करना पड़ेगा किसका, एक्स क्यूब का, मतलब 3x², मतलब कितना आ गया 12x⁻²। यहां तक क्लियर है। ये हमारे पास आ गया क्या, f' आ गया। हमें क्या करना होता था, f' को 0 लिखना है, या हम लोग कह सकते हैं f' को 0 ना करके, क्योंकि ये कहा गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पीछे हमने यही पढ़ा था, याद करो, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका f' ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एंड अब क्या करेंगे हम, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका कुछ हमारे पास x की वैल्यू 3 आएगी, कुछ 0 आएगी, एक 1 आएगी, एक 2 आएगी, हमारी कुछ 3 वैल्यूज आएगी। आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें आप x को कॉमन लेके बाकी बचेगा x², एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी, 0, 1 एंड 2 आएगी, 0, 1 एंड 2। अब पता क्या करना है हमें, इंटरवल कितने बन गए यहाँ पे होगा इनफाइनाइट, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ होगा इनफाइनाइट। एक इंटरवल ये बन गया, 2, 3 एंड 4। इस फंक्शन के 4 इंटरवल हमारे पास बन गए। हमको क्वेश्चन में पूछा है कि इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा, ये बताना है, कौन से इंटरवल में होगा ये बताना है। उसके लिए क्या ट्रिक आपको फॉलो करनी है कि आपको लास्ट वाले इंटरवल से साइन लगाते हुए जाना है, प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते हुए जाना है। शुरू किससे करना है, प्लस से शुरू करना है, इधर करना है प्लस माइनस, कुछ भी आ जाए। क्या हमारे पास अगर एक ही इंटरवल हो, एक 0 बने और सेम इसी केस में हम लोग फंस जाए, हमें क्या करना है, प्लस माइनस, मतलब राइट साइड से शुरू करना है विद प्लस, और प्लस माइनस करते हुए चलना है। अब जहां जहां प्लस है वहां इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, जहां जहां माइनस है वहां डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। प्लस में फंक्शन इंक्रीजिंग, माइनस में फंक्शन डिक्रीजिंग। यही भी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कहां पे, 0 एंड 1 पे, एंड हमारे पास होगा 2 एंड इनफाइनाइट पे। अगर x इतना है या इसके बीच में आ रहा है तो फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब बाकी के हमारे 2 टॉपिक्स बचते हैं जो कि हम कवर करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन रही है, तो आप लोग पार्ट 2 देख सकते हैं पूरा चैप्टर कवर करने के लिए।